Hello friends, today we are going to learn a new topic, that is comprehension. This is one of the topic which is prescribed by NMU, KBC NMU to students, FYBA students. So friends, what is comprehension? What is the use of comprehension? How to read paragraph? How to get the central idea about the paragraph? What kind of points we should have to be remember in our mind while reading a paragraph? ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे, बस आप बने रहे हमारे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्रहेंशन, और आप सबको पता है कि कॉम्प्रहेंशन क्या है और आप किसके साथ पढ़ रहे हो। सो द कॉम्प्रहेंशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर द FYBA स्टूडेंट्स फ्रॉम KBC NMU, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के FYBA बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और मैं हूँ आप सबका प्यारा प्रोफेसर नरेंद्र मुड़े सर। तो आइए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हमारी 10 क्लासेस अभी रन शुरू है, 10 बैचेस चालू है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, व्हाट इज़ कॉम्प्रहेंशन? दोस्तों, विद इन अ वन line you can explain the meaning of comprehension, that comprehension means understanding। आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसको समझना मतलब कॉम्प्रहेंशन होता है। कॉम्प्रहेंशन में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आप रीड करने के लिए बोलोगे, आप रीड करोगे और उसमें आपको क्या क्या समझ में आया ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि एग्ज़ाम में अगर कॉम्प्रहेंशन करना हो तो कोई भी एक ही पैराग्राफ आएगा और आपके पास टाइम लिमिटेशन रहता है। तो बेटर वे मैं जो कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगा वो सब आपको याद रखने हैं और उसी के हिसाब से आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है। ये पहले आप कर चुके हो 10वीं 11वीं 12वीं में, इस प्रकार के सीन अनसीन पैसेज आपने सॉल्व किए हैं, उसी को हम कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। आइए और पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंशन क्या दिखाता है। It shows how well reader has understood a paragraph that he or she has read or how correctly has grasped its meaning। ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे रीडर हो और जैसे ही आप इसको रीड करते हो आप कितनी अच्छी तरीके से उसका मीनिंग समझ सकते हो। और अगला पॉइंट डालेंगे कि इसमें इट इज़ यूजुअली टेस्टेड बाय सेटिंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द गिवन पैराग्राफ। हाँ दोस्तों, पैराग्राफ के आखिर में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस क्वेश्चंस में आपको जो भी पैराग्राफ में आपने पढ़ा है उस पे ही आधारित क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको आंसर ढूंढ के निकालना होता है और ये काफ़ी आसान होता है। While understanding the passage, a careful reading of the sentence or sentences is important to find out answer of a particular questions। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर वर्ड ढूंढ लेते हैं और वहाँ से ही अंडरलाइन करके आगे तक लेके जाते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको करेक्ट आंसर ना मिले। होता क्या है, आपने सबसे पहले मैं तो कहूँगा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ रीड करो। जबकि आप रीड करोगे तभी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा, मैंने बताई है। तो आप ठीक से रीड करो, समझो उसको, केयरफुली रीडिंग होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण लाइंस बता रहा हूँ, द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्रहेंशन इज मीन टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ माइंडफुल रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंडिंग व्हाट ऑफ ही और शी रीड्स। देखो दोस्तों, इसके पीछे एक ही पर्पस है कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो कुछ भी पढ़ रहा है उसको एक रीडिंग में, 2 रीडिंग में या 3 रीडिंग में क्या समझ में आया, ये चेक करना ही इस एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है। हम इससे आप लोगों की या जो कोई भी स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी माइंड एबिलिटी टेस्ट की जाती है। अब सच्ची में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप पैसेज पढ़ते हो। तो पहला पॉइंट है कि रीड द पैराग्राफ रैपिडली इन वन ग्लांस टू मेक अ सेंस और गेट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द पैराग्राफ। इट हेल्प्स द रीडर टू नो द सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। देखो, आपको ना जो कोई भी पैराग्राफ दिया है, एक एक चीज़ ध्यान में रखो दोस्तों,
अगर आपके पास समय कम है तो आप क्या उसको 2-3 बार पढ़ोगे? नहीं नहीं, आपको ना एक बार में ही मन लगा के उसको पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैराग्राफ पढ़ो, आंसर इजीली आपके सामने चमक उठेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको रीड कर लो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस स्लोली ग्रास्पिंग इट्स मीनिंग। आपको ना ठीक से पढ़ना है, एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझना है, सेंट्रल आइडिया समझना है। हो सकता है कि इन द फैमिलियर पैसेज, हो सकता है कि आपने ऐसा भी होगा कि इन द केस ऑफ फैमिलियर सब्जेक्ट और आइडिया ओनली वन रीडिंग इज हेल्पफुल, बट इफ द सब्जेक्ट इज न्यू यू शुड हैव टू रीड इट स्लोली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। हो सकता है कि बहुत अच्छे से आपने कहीं पढ़ा हो तो वही टॉपिक आपके सामने आ जाए पैराग्राफ में, पर दोस्तों हमें क्या होता है, हम जल्दबाजी में उसमें भी मिस्टेक करते हैं। अगर पढ़ा हुआ आया है तो ठीक से एक बार रीडिंग दीजिए, और नया है तो ठीक से ध्यान दे के पढ़िए। थर्ड नंबर का पॉइंट आपके सामने ही दिख रहा था, रीड द क्वेश्चन वन बाय वन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस ना यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के आते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना है, जो कि कभी फैक्चुअल होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड मतलब हमारे अनुमान पे आधारित होते हैं, हमने जो पढ़ा उसका अनुमान होगा, या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड होते हैं। जैसे कि कभी पूछ लिया कि भाई स्वामी विवेकानंद जी का पैराग्राफ आया, तो व्हाट इज द व्हाई स्वामी विवेकानंद इज द टाइकून ऑफ द यूथ, यूथ के टाइकून क्यों है स्वामी विवेकानंद जी। तो ये आपका जो भी है वो पर्सनल रिस्पॉन्स पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो इतना सब आपको करना है दोस्तों। ये 3 पॉइंट हो गए, ढेर सारे पॉइंट है लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है वही दे रहा हूँ। रिमेंबर दैट द आंसर शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड कवर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। आंसर कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। जब कभी भी आप आंसर देते हो पैसेज में ढूंढ के, तो उसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ये क्या 2 वर्ड नहीं आने चाहिए। बहुत बच्चे यही करते हैं कि 1-2 वर्ड दे देते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। 5 और 6 साथ में दिया है ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। समटाइम्स ओनली 1 वर्ड और 1 सेंटेंस कैन फॉर्म अ कंप्लीट आंसर। हो सकता है कि एक शब्द ही पूरा आंसर बता रहा हो, तो आपको ढूंढ के नेसेसरी ही लिखना है, अननेसेसरी चीज़ों को वहाँ पे ऐड नहीं करना है। 6 नंबर का पॉइंट है, आंसर ओनली इन कॉम्पैक्ट प्रिसाइज एंड नीट लैंग्वेज। आपको आंसर ना ठीक से देना है, प्रिसाइजली देना है। ये नहीं बताना है कि विवेकानंद जी ये थे वो थे फिर उन्होंने ये किया वो किया, नहीं, क्यों है बस इतना बताना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिया। अब कौन कौन सी मेन आइडिया होती है? तो क्वेश्चन 6 प्रकार के आते हैं, जिसमें कभी कभी मेन आइडिया पूछ ली जाती है, तो कभी कभी स्पेसिफिक डिटेल पूछी जाती है। स्पेसिफिक डिटेल जो कि एग्जैक्ट होती है। और ड्राइंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द स्टेटमेंट, है ना, रिप्लाईज, और इसका मीनिंग क्या इम्प्लाइड होता है, इंटेंडेड क्वेश्चन होते हैं। और ये बाकी के क्वेश्चन के प्रकार है, जैसे टोन और एटीट्यूड पे पूछे जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग पे पूछे जाएंगे, टेक्निक क्वेश्चंस पे पूछे जाएंगे। चलो आइए, विदाउट वेस्टिंग आई वुड लाइक टू शो अ पैराग्राफ विच इज़ गिवन इन FYBS बुक। यहाँ पे द टॉय ट्रेन के बारे में एक पैराग्राफ दिया है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी किताब में पेज नंबर 52 पे दिया है, आप पढ़ लो। अब टॉय ट्रेन पे जैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि एवर सिंस आई सॉ अ प्रोग्राम ऑन हेरिटेज टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग आई वॉज सेज विद अ विश टू इंजॉय अ राइड ऑन इट। तो लेखक गए थे वहाँ पे, इन्होंने इंजॉय किया। अब इन्होंने जो जो इंजॉय किया उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन किताब में दिए हैं, मैंने 3 या 4 कवर किए हैं। आप ठीक से देखो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको पैराग्राफ खुद पढ़ना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बिटवीन विच स्टेशन द टॉय ट्रेन रन्स। ऐसी कौन कौन से स्टेशन है जहाँ पे टॉय ट्रेन रन करती है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से स्टेशन है जहाँ से टॉय ट्रेन रन करती है। अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। वन डे आई वॉज ऑन द ट्रेन टू जलपैगुड़ी
फ्रॉम दिल्ली, जलपाईगुड़ी से लेके दार्जिलिंग तक यह ट्रेन भागती है 82 किलोमीटर्स तक। तो आंसर ऐसे ही आ जाएंगे, द ट्रेन रन्स बिटवीन जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। यहाँ तक वो ट्रेन भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ट्रीज आर कॉमनली सीन अलोंग द टॉय ट्रेन ट्रैक। कौन कौन से ट्रीज हमें दिखते हैं? तो वो वी कैन सी ओक, पाइन एंड फेयर ट्री, है ना, ये सब दिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, व्हाट प्लांटेशन रिप्रेजेंटेड, है ध्यान से देखिए, व्हाट प्लांटेशंस रिप्रेजेंटेड अ थ्रिलिंग पिक्चर अलोंग द वे टू दार्जिलिंग। क्या प्लांटेशन लगे होते? तो भैया जाते समय तो सारे के सारे टी के ही प्लांटेशन आएंगे ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।